देखो क्या होता है, जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो फंक्शन में भी ये डिमार्विस थ्योरम थोड़ा मैंने आपको समझाया था। तो फंक्शन इतना वास्ट टॉपिक होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, मतलब उसमें थोड़ा सा डिमार्विस थ्योरम भी देखो आ गया था, मैंने आपको वहाँ पर ये बात समझाई भी थी। देखो जैसे क्या होता है, अगर मान लो 8⁻1/3 निकालें तो आमतौर पे बच्चे सोचते हैं इसका आंसर 2 होगा। अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम 8⁻1/3 निकालें तो डिमार्विस थ्योरम क्या कहता है कि ये पावर फ्रैक्शन है, तो उसके 3 अलग अलग आंसर्स होंगे, है ना। तो इसके क्या होगा, हम कह सकते हैं इसके 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे। अब देखो जो 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे, समस्या क्या है, उनमें से एक वैल्यू तो 2 आएगी जो कि रियल है, और बाकी दो जो वैल्यूज आएंगी वो इमेजिनरी आएंगी, इमेजिनरी, है ना। तो क्या होता है, जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो कैलकुलस में हम इमेजिनरी नंबर तो कंसीडर करते नहीं। कैलकुलस क्या, पूरी मैथ्स में कहीं पर भी हम इमेजिनरी नंबर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, बिल्कुल भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना। तो इसलिए क्या होता है, मैथ्स में कभी भी जब हमें 8⁻1/3 लिखना होता है तो हम 2 लिख करके अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि 2 इसका रियल रूट है, इसकी रियल वैल्यू। लेकिन जब यही सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इमेजिनरी नंबर से बच नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि भाई इमेजिनरी नंबर को सम्मान दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इंपॉर्टेंस देखो, है ना। तो इसलिए अगर ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है तो हमें इसकी तीनों वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, जिनमें से एक वैल्यू रियल है लेकिन दो वैल्यूज इमेजिनरी होंगी, वो भी निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें इमेजिनरी नंबर को सम्मान देना है, इमेजिनरी नंबर को रेस्पेक्ट देनी, क्योंकि पढ़ ही वही रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अलावा मैथ्स में कभी भी कहीं पर भी अगर इमेजिनरी नंबर आता है तो उसको हाथ जोड़ के निकल लेते हैं कि भैया माफ करो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में आना, वहां तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के अलावा मैथ्स में जब भी कभी इमेजिनरी नंबर आते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में उनको छोड़ नहीं सकते, उनको निकालना पड़ेगा। अब बात यह है कि 3 डिफरेंट वैल्यूज निकालें कैसे। देखो वही तरीका है, क्या हम क्या करेंगे, 8 को पोलर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, देखो r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा, 8 को पोलर फॉर्म में लिखे पहले। अब देखो अगर हम 8 को देखें तो 8 को लिख सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा, जो r हुआ वो हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू 8 आ गई। और देखो इसका जो एंगल होगा, आर्गुमेंट होगा, वो 0 होगा, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या आ गई, देखो ये आ गई 8 ब्रैकेट में cos 0 प्लस i टाइम्स sin 0, देखो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई, ठीक है ना। देखो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। r की वैल्यू क्या हो गई, पहले हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा, x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिखा, r होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 आ गया, थीटा 0 आ गया, क्योंकि देखो ये प्योरली रियल नंबर है और पॉजिटिव साइड में है, तो इसलिए इसका आर्गुमेंट 0 हो जाएगा, समझाया था मैंने आपको डिटेल से। तो अब देखो ये पोलर फॉर्म आ गई। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8⁻1/3, तो पोलर फॉर्म देखो ये आ गई, इसको लिखो 8 ब्रैकेट में cos 0 प्लस i टाइम्स sin 0 होल की पावर 1/3, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 8 की पावर 1/3 और cos 0 प्लस i टाइम्स sin 0 की पावर 1/3, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, एंगल में 2 के पाई जोड़ देंगे। देखो 8 की पावर 2/3 को 1/3 को 2 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, cos 2 के पाई प्लस i टाइम्स sin 2 के पाई की पावर 1/3, है ना। एंगल में 2 के पाई जोड़ेंगे हमेशा, है ना। ये तरीका बताया था मैंने आपको, पहले पोलर फॉर्म में लिखो फिर एंगल में 2 के पाई जोड़ दो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डिमार्विस थ्योरम को लगाएंगे, तो 2 ये हो जाएगा cos 2 के पाई बाई 3 प्लस i टाइम sin 2 के पाई बाई 3। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें k की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। देखो k 0 पुट कर दो तो z0 मिला, z0 क्या मिला, देखो 2 बाहर है, क्या हुआ बोलो, cos 0 प्लस i टाइम्स sin 0, तो 0 मतलब 2 आ गया, देखो एक आंसर। जब हमने k को 0 पुट किया तो आंसर आ गया। k को 1 ले लो,
देखो क्या हुआ, z1 2 बाहर है, k को 1 लेंगे तो cos 2π/3 प्लस आई टाइम्स साइन 2π/3 है ना, k को 1 ले लिया। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, तो देखो cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, साइन 120 डिग्री क्या हो गया, √3/2, 2 अंदर ले लिया तो ये आ गया -1 प्लस आयोटा √3। अब देखो इसके 3 रूट्स हैं, एक रियल है और बाकी जो 2 इमेजनरी होंगे वो आपस में एक दूसरे के कंजुगेट ही होंगे हमेशा, क्योंकि ये रूट्स की प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने सीखा है क्वालिटी क्वेश्चन में, और वैसे भी ये बात तुमको मैंने फंक्शन में भी कई बार समझाई थी कि इमेजनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे एक रूट्स इमेजनरी है तो दूसरा कन्फर्म है इसका कंजुगेट होगा, चेक कर लें। देखो k को 2 रखो तो क्या होगा, z2, k को 2 रखेंगे तो हो गया cos ऑफ 4π/3 प्लस आई टाइम्स साइन 4π/3 है ना। देखो cos 4π/3, cos 240 डिग्री, cos 240 डिग्री की देखो जो वैल्यू हो गई है ना, cos ये था cos 120 डिग्री, इसकी वैल्यू -1/2, cos 240 डिग्री की वैल्यू cos 180 प्लस 60 तो माइनस cos 60 तो फिर -1/2, और sin 240 डिग्री की वैल्यू 180 प्लस 60 तो माइनस का आयोटा √3/2, देखो ये हो गया -1 माइनस आयोटा √3, देखो आ गया ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक आंसर रियल आ गया, एक इमेजनरी और दूसरा देखो उसका कंजुगेट, है ना, 3 आंसर आ गए। तो मतलब 8 की पावर 1/3 के 3 आंसर है, जिसमें से एक रियल है, 2 इमेजनरी है ना। तो इसीलिए अगर पावर फ्रैक्शन होती है तो उतने, अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर पावर 1/5 होता तो यहाँ पर हम 1/5 लेते, मल्टीप्लाई करते, फिर k की वैल्यू शुरुआत करते कहाँ से, 0 लेते, 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, 4 लेते, 5 रूट्स निकालते। देखो ध्यान दो, अगर हम k की वैल्यू आगे रखें, जैसे अगर हम k को 3 रखेंगे तो 3 रखने पर वही आंसर मिल जाएगा जो 0 रखने पर मिला था, या अगर हम k को 4 रखेंगे तो वही आंसर मिल जाएगा जो 1 रखने पर मिला था। मतलब आपको सिर्फ ये 3 अलग अलग आंसर ही मिलेंगे। अगर आप k की वैल्यू आगे बढ़ाना चाहोगे तो यही जो आंसर हैं ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, इनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इसलिए हम k की वैल्यू आगे रखते ही नहीं है, ध्यान दो, है ना, क्योंकि जितने रूट्स निकालने k की वैल्यू उतनी ही रख के यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।